हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका यू कैन फिजिक्स के इस चैनल पे। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक डिफरेंट बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड, बेस्ट वे टू राइट योर आंसर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टेक्निक होने वाली है कि अपने सब्जेक्टिव आंसर को आप कैसे लिख के आने वाले हैं। तो सर क्या क्या इसमें इंक्लूड करने वाले हैं? देखो बच्चों, हम बहुत मेहनत करके जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मेहनत, जो प्रैक्टिस, जो नॉलेज हमने गेन की है अपने एग्जाम में अपने आंसर लिखने के लिए, उसको लिख के आना है, उसको मोस्ट अट्रैक्टिव तरीके से लिख के आना है। राइटिंग आपकी कैसे भी हो चलेगा, लेकिन लिखने का तरीका अगर आपको बहुत बेस्ट तरीके से आता है तो भाई आपके मार्क्स में ना बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है बच्चों। ठीक है, ये सब कुछ सिखाने वाला हूं, केवल बात नहीं करूंगा, आपको प्रूफ करके आपको मेथड जरूर बताऊंगा। ठीक है, कि देखो एक न्यूमेरिकल, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको जल्दी से फटाफट आप कैलकुलेशन करो, टिक करके आ जाओ, इट्स ओके। लेकिन जो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आएंगे ना आपके एग्जाम में, या डेरिवेशन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज डेरिवेशन। बच्चों आप बिल्कुल लास्ट में बैठे हो, क्लास 12th क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं। आपका लिखने का तरीका अगर आपने बेस्ट बना दिया तो 4-5 दिन जो भी आपके पास बचे हैं ना, 3-4 दिन, इनमें सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अपने आंसर लिख के आएंगे ना भाई, अलग लेवल पे आपके मार्क्स वहां पे वेरी करने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम लिख कैसे रहे हैं, है ना। दो तरीके से बच्चे लिखेंगे, जो लिख के आएंगे जस्ट कि ठीक है मेरे को आता है, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। एक बच्चा वो जो बेस्ट अट्रैक्टिव वे में लिख के आएगा। ठीक है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। स्टार्ट करें बच्चों, है ना। तो ये आपको बिल्कुल कंप्लीटली एक ऐसा नॉलेज देने वाला है कि जो टोटली सब कुछ चेंज कर देगा। आपने जो सीखा है और उसको आपने अगर लिखना सीख लिया है, बस ये बहुत मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि प्रूफ चीज मैं आपको बता रहा हूं। चलो भाई, एक न्यूमेरिकल के थ्रू सबसे पहले देखेंगे, एक डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज हमें समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे हम आंसर करके आएंगे, सर ने क्या क्या बताया था। क्योंकि ये होता है और ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। जो आपकी आंसर सीट को चेक कर रहा होगा वो करना ही पड़ेगा आपको। फिर देखो कितना कितना ज्यादा चेंज आने वाला है आपके मार्क्स में। ठीक है गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पे देखूंगा फॉर एन एग्जांपल। मैं यहां पे दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक न्यूमेरिकल का और एक डेरिवेशन का। बने रहना मेरे साथ बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बेस्ट मार्क्स आएंगे अगर इस तरीके से आप लिख के आएंगे, द मोस्ट अट्रैक्टिव वे, राइट। चलो भाई, इन सीरीज एलआर सर्किट, मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, एक डेरिवेशन और एक क्वेश्चन, हम दोनों को डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। तो एक एलआर सर्किट है। देखो बच्चों, जब आप सॉल्यूशन करते हैं ना किसी भी न्यूमेरिकल का, तो सबसे पहले लिख लो कि भाई मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको हर चीज सॉल्यूशन करोगे कैसे। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि ने सीरीज एलआर सर्किट एक्सएल इक्वल टू आर दे रखा है, तो आप लिखेंगे यहां पे इन सीरीज, जो उसने बोला है एल आर सर्किट, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा इस टेक्निक से। उसने दिया है बच्चों कि एक्सएल इक्वल टू आर है, ये गिवन है, ये आप मान के चले, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये लिखना है। यानी उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है। फिर क्या बोला है कि इस केस में उसका जो पावर फैक्टर है ना वो P1 है। यानी इस इक्वल साइन को अब आपने पकड़ लेना है बच्चों। नेक्स्ट इक्वल इसी के नीचे आना चाहिए, चाहे कुछ भी करो, यहां से लिख लो चाहे, है ना। आप लिखेंगे पावर फैक्टर, जैसे ही आपने लिखा तो इसी के नीचे इक्वल लिखना है, तो दैट इज P1। कूल, यस, सुपर कूल। और आप सबको पता है पावर फैक्टर क्या होता है, आप चाहे यहां से लिख लेना एज वी नो दैट, कि जो पावर फैक्टर है ना आपका P1, उसको आप लिखते हो R/Z। रेजिस्टेंस उस सर्किट में LR में, और उसका टोटल इंपेडेंस। तो आप सबको पता है कि भाई हम इसको लिखेंगे कैसे। तो P1 को बच्चों आप लिखोगे R/, और Z आप सबको पता है क्या होता था, R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और आपको पता है यहां से कि एक्सएल इक्वल टू आर है, तो देखो यहीं से आ जाएगा बच्चों, दैट इज P1 इक्वल टू R बाय अंडर रूट में R², एक्सएल की जगह भी लिख दो R²। तो वेरी क्लियरली P1 आपका जब इसको सॉल्व करोगे 2R² है, R कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 बचेगा। और इसको बॉक्स में आपने बिल्कुल बंद करके रखना है, पूरा सजा के बेस्ट वे में। बस एक चीज का ख्याल रखना, मेरे से थोड़ा आगे पीछे हो गया ये, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूं, ये इक्वल एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बिल्कुल परफेक्ट वे में ये इक्वल का ख्याल रखते जाएंगे आप, आपकी राइटिंग, आपका लिखने का तरीका चांद सितारों की तरह चमक जाएगा बॉस। और बेस्ट वे में वो जो बंदा चेक कर रहा होगा ना आपके आंसर शीट, खुश हो जाएगा, आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, बस ये इक्वल को पकड़ लेना। मैं थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने इस पर फोकस करना है। आगे यहां तक, अब आगे पढ़ो, अगर इससे भी आ गया तो पढ़ो, ये ही पैटर्न आपने फॉलो करना है भाई, मजा आ जाएगा। उसने बोला सर व्हेन कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C
है ना, कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये तो एलसीआर हो जाएगा ना, एल और आर तो पहले से ही है, सी को भी कर दिया, तो हम लिखेंगे नाउ फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट। जब आप एलसीआर सीरीज सर्किट की बात करोगे बच्चों, उसका पावर फैक्टर दे रखा है, यानी मैं यहां लिखूंगा पावर फैक्टर दैट इज P2, कब, व्हेन उसने बोला है बच्चों एक्सल जो होगा वो एक्सी के इक्वल होगा। वाओ, इसका मतलब ये तो रेजोनेंस वाला केस हो गया, जब दोनों का रिएक्टेंस सेम हो जाए तो रेजोनेंस है। तो हमें पता है भाई, पावर फैक्टर अभी लिखा था हमने लिखना है आर बाई सर्किट का जेड। और बच्चों आप सबको पता है कि अगर आप इसी के नीचे लिख रहे हो तो आर बाई जेड क्या होता है, तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। पेज अगर खत्म हो जाए तो डोंट वरी, नेक्स्ट पेज से बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो यहां तक लिख लिया, मैं आपके लिए यहां पे कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। यहां पर तो मैं लिखूंगा P2 इज इक्वल टू आर बाय, अब देखो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो ये तो जीरो हो गया पूरा पार्ट, अंडर रूट में आर स्क्वायर होगा तो बाहर आएगा आर से आर कैंसिल, यानी यहां आर बचेगा और P2 की वैल्यू बच्चों आपके पास 1 आ गई। और आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेशियो P1 ओवर P2। ले कमाल हो गया यार, P1 यहां दिख रहा है उसको बिल्कुल क्लियरली, वेरी अट्रैक्टिव वे में। तो आपने निकालना है कि नाउ P1 ओवर P2 इक्वल टू, P1 बिल्कुल इक्वल के नीचे चलना है, इक्वल के नीचे चलना है। मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूं लेकिन आपको बिल्कुल इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो P1 की वैल्यू कितनी आई सर, 1/√2, इसकी कितनी आई सर 1, तो सर P1 ओवर P2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो दैट इज 1/√2। और इसको आप बॉक्स में क्या करेंगे, क्लोज, और इसको लिख के आएंगे कि भाई मेरा ये बेस्ट आंसर है। देखो आंसर तो आप करोगे, हर बच्चा करेगा, लेकिन किस टेक्निक को अप्लाई करेगा, लिखने का तरीका मैटर करता है बॉस बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरीके से लिखेंगे, ये वाला पूरा पैटर्न पहले पेज पे आप करेंगे जब आप अपने आंसर शीट पे आंसर कर रहे होंगे बच्चों, फिर नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल वैसे ही चलना है और इक्वल के नीचे लिखते जाना है, बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो करो और मजा आएगा, लास्ट में आपका आंसर होगा। लेकिन याद रखना ये सॉल्यूशन करते समय एंड आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी करके आना, वरना वो पकड़ लेगा, उसको दिख जाएगा क्रिस्टल क्लियर कि ये गलत हुआ है। तो जब आप पूरे कॉन्फिडेंस होंगे कि मेरे को आता है, बेस्ट वे में फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट पता है, सॉल्यूशन भी, और सब कुछ आपको बेस्ट मिलेगा। देखो भाई, मार्क्स तो आपको भी उतने ही देगा जितने दूसरे बच्चों को देगा जिसने रैंडम वे में सॉल्यूशन किया होगा, लेकिन आपसे वो इतना खुश होगा कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको थोड़ा सा मजे मजे में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा, आई मीन चेक कर रहा होगा। और जहां पे थोड़े से उसको लग रहा है कि मार्क्स काटने, वो नहीं काटेगा, क्योंकि आपके लिखने के तरीके से वो इन्फ्लुएंस हो चुका है। अगर आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपके कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट तरीके से आपने लिखे हैं, समझ गए, और उस पर आपके सोने पे सुहागा तरीके से और एड ऑन कर दिया एक डिफरेंट तरीका जिससे आप बेस्ट वे में आंसर करके आ रहे हो, और उसमें आपने बेस्ट वे में एक डिफरेंट मेथड भी यूज कर लिया है जिससे आप डिफरेंट तरीके से अपने आंसर करके आ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल अगर सब्जेक्टिव आया, कैसे सॉल्व करना है आपके सामने, आई गारंटी गाइस आप टॉपर्स के लिस्ट में आ जाएंगे अगर आपने लिखने के तरीको इस तरीके को अडॉप्ट कर लिया। अब मैं डेरिवेशन को सॉल्व करना सिखा देता हूं, एक डेरिवेशन करेंगे मस्त तरीके से, और उसको किस बेस्ट वे में हर डेरिवेशन को आप करके आने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में, वो भी सिखाने वाला हूं। चले भाई, मजा आएगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस कर लेना। 2-3 दिन बचे हैं, 3-4 दिन जितने भी बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, उससे पहले जब आप इसको प्रैक्टिस करके जाओगे तो यार जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी कॉन्फिडेंस गेन किया है, जितनी भी नॉलेज गेन किया है, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हो कि बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आने वाला हो, लेकिन ये तरीका अगर आप बेस्ट तरीके से अप्लाई करके आओगे तो जो आपने इमेजिन किया ना इतना स्कोर, उससे बेस्ट स्कोर आपका आने वाला है, आई गारंटी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं, एक डेरिवेशन कर रहा हूं गॉस थ्योरम का यूज करके। हमने एक थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको प्रूफ करना है, समझ गए होंगे आपके, ठीक है। तो एक शीट होगी और चार्ज शीट होगी, थिन होगी, इनफाइनाइटली थिन होगी, उसका हमने डेरिवेशन करना है यूजिंग गॉस लॉ। तो देखो कोई भी बच्चा होगा डायग्राम बनाएगा, फटाफट उसको गॉस थ्योरम यूज करेगा और फटाफट अपना आंसर करके डेरिवेशन करके आ जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा सा 1-2 सेकंड का डिफरेंस क्रिएट करके लिखने का तरीका आपने बेस्ट बना दिया ना बच्चों, आई गारंटी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, थ्योरी में भी डेरिवेशन में भी, मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो देखो इसको करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको पता है एक थिन शीट बनानी है, पहले वो डायग्राम बना लेना। और यार बच्चों एक चीज याद रखना, डायग्राम भी बहुत ऑसम दिखना चाहिए आपका, ठीक है, जो भी आप डायग्राम बनाओ, क्योंकि देखो
उसके डेरिवेशन को चेक करने से पहले उसका फोकस, उसका दिमाग, उसकी अटेंशन डायग्राम पे ही तो जाएगी ना, तो कितना सुंदर होना चाहिए, कितना नीट एंड क्लियर होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो शीट है ना, इस पे आपने चार्ज दे रखा है और आपको पता है थिन शीट है ये, है ना, तो भाई इस पे जो भी चार्ज होगा उसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, यानी इसकी चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा कहते हैं भाई। और चूंकि गॉस थ्योरम का यूज करना है तो इसके पूरे एरिया पे जो भी चार्ज है भाई होगा, लेकिन हम छोटा सा चार्ज यहाँ पे एक एज्यूम करेंगे कि इतना चार्ज हमने एज्यूम किया है। और बच्चों इसी एरिया का, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मतलब इस तरीके से, आप सबने इसकी मुझे पता है प्रैक्टिस की होगी, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि आप किस तरीके से लिख के आओगे, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। और इस साइड में भी जाएगा, हमें पता है, हमने जब प्रैक्टिस की थी अपनी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे, तो इस साइड में भी जाएगा। तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है गाइस, ठीक है। यानी जो यहां पे इसके अंदर देखो, इस पूरी सीट पे कितना चार्ज है, होगा कुछ, लेकिन इतने से एरिया में कितना है, लेट्स सी स्मॉल क्यू, ये क्यू इनक्लोज्ड है। तो आपको पता है इसी चार्ज की वजह से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे बाहर निकल रहा होगा, ऐसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे बाहर निकल रहा होगा, इसको बना दो, उसको मजा आ जाएगा। और इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही जा रही होंगी बच्चों, आप सबको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, है ना, इस तरीके से। पहले आप देख लो, डायग्राम को रैंडमली मत बना के आना, बहुत बेस्ट तरीके से बना के आना। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, अमेजिंग टेक्निक है, ध्यान से समझो आप, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इसमें जो टोटल चार्ज होगा ना पूरी शीट पे, कैपिटल क्यू कुछ होगा, लेकिन इस छोटे से क्रॉस सेक्शन यानी इसका जो एरिया है, अगर मैं मान लो ए है, तो ये वाला एरिया इसके प्रोजेक्शन से ही है ए, और इसका वाला एरिया भी ए ही रहेगा, कूल है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी डायरेक्शन, ये लिखना है, हर चीज लिखनी है, क्योंकि अगर आप केवल एरो बना के छोड़ दोगे मार्क्स काटेगा, उसको मौका नहीं देना है, राइट। और जब ये फील्ड इससे जा रहा है तो आपको पता है इसका क्रॉस सेक्शन जो है, यानी देखो मेरा हाथ देखो आप, ये हाथ, मेरे हाथ का फेस का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। अगर मैं अपना हाथ ये इधर रखूंगा तो इधर है, तो यानी आप मान के चलो इसका जो एरिया वेक्टर है ना इस क्रॉस सेक्शन का, वो भी इधर है, एरिया वेक्टर, और इसका भी क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर इधर, यानी ए और ए, ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है दोनों पर। तो यहां पे मैं सरफेस एरिया, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो इसको सेक्शन 1 मान लो, यहां पे इसके सेक्शन 2 मान लो, और चूंकि ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है बच्चों, तो यहां पे एक छोटा सा एरिया आप ले सकते हो जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यानी सेक्शन 3, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, आप समझ गए। इस वाले एरिया की जो डायरेक्शन है वो इधर को है, ठीक है। तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, और ये भी एक ही डायरेक्शन में, यहां पे जो एंगल बन रहा है सेक्शन 2 पे वो भी 0 डिग्री बन रहा है। इतना लिख देना, सच बता रहा हूं मैं आपको, उसका डायग्राम देख के मन बदल जाएगा और जल्दी से चेक करेगा, आंसर देखेगा, प्रोसेस थोड़ा सा देख लेगा और पूरे मार्क्स देके आ जाएगा। लेकिन फिर भी कैसे करना है, बेस्ट तरीके से आपका डेरिवेशन कैसे होगा। डायग्राम बन गया सर, जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे आपको मजा आएगा, डोंट वरी गाइस, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखेंगे, ये आपका गॉसियन सरफेस है, आपको पता है दिस इज योर गॉसियन सरफेस। और कौन सा गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल, ओके। अब देखो गाइस, अब मैं यहां पे अब करूंगा मैं अपना डेरिवेशन, ये तो हो गया मेरा पूरा डायग्राम। डेरिवेशन कैसे करोगे, अब यहां से जर्नी स्टार्ट होती है जो आपको डिफरेंशिएट करेगी दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली, है ना, डिफरेंशिएट करेगी 100%। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। जो हमारा गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों बात करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है। याद है आपको गॉस लॉ क्या होता था, जैसे ही आपने लिखा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, डन। तो अब देखना कैसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल, हम लिखते थे बच्चों ई डी ए कॉस थीटा, यही करते थे, और इक्वल टू लिखते थे क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है वो, और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, सबको याद होगा। अब ये हमने अप्लाई करना है, नाउ अप्लाइंग दिस एट सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, जहां जहां हमारा क्लोज सरफेस है, राइट, क्योंकि किसी भी टाइप के क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड होगा। तो भाई इसको अप्लाई करेंगे यहां पे और यहां पे, देखो बच्चों, यानी ई डी और cos थीटा, यानी हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा क्योंकि चार्ज से निकल रहा है सब कुछ, और उसका एरिया देख लेंगे और उनके बीच का एंगल देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो अब ये इक्वल के साइन को फोकस करना है, इक्वल 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 चलता रहना चाहिए लास्ट तक, जब तक पूरा डेरिवेशन ना हो जाए, फिर देखना मैजिक। तो मैं लिखूंगा नाउ, यहां पे लिख दूंगा, सबसे पहले सेक्शन पे लिखेंगे ई
डी ए और कॉस, ई और डी ए के बीच एंगल कितना है सेक्शन 1 पे 0 डिग्री, फिर प्लस इक्वल, बिल्कुल इक्वल के नीचे आना चाहिए, फिर सेक्शन 2 पे लिखेंगे, देखो यहाँ 1 और 2 लिख रहा हूं मैं, ई भले ही इसको पीछे से स्टार्ट कर दो लेकिन इक्वल इक्वल के नीचे आना चाहिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ई डी ए कॉस, सेक्शन 2 पे भी एंगल कितना है बस उस पर फोकस करो 0, प्लस सेक्शन 3 पे देखते हैं ई डी ए कॉस, यहां पे देखो एंगल कितना है, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, देखो इस पेन को देखो आप, इसका डायरेक्शन अप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो 90 डिग्री, तो कॉस 90 और इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए बच्चों, और क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिख दो। ठीक है बॉस, यस सर, मजा आएगा। अब देखो कॉस 0 कितना होता है 1, तो हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, यहां पे भी 1 हो जाता है, प्लस कॉस 90 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, और यहां लिखेंगे क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस अब आप देख सकते हो ये दोनों सेम ही है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां पे बच्चों आप लिखेंगे बेस्ट वे में 2 टाइम्स ऑफ ई डी ए और इक्वल के नीचे इक्वल लिख लेना बस, एंड क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मैजिकली बेस्ट वे में प्रेजेंटेशन देके आएगा, डेरिवेशन करने का भी इतना मैजिक तरीके से तरीका हो सकता है, ये आपको आना चाहिए बॉस। तो देखो बच्चों यहां पे आपको ई निकालना है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, और क्लोज इंटीग्रल हो गया डी ए, यानी टोटल स्मॉल एरिया का जब आप क्लोज इंटीग्रल करोगे तो इसका टोटल एरिया आ जाएगा ना भाई, तो बस ये बनेगा क्यू इन ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 2 इंटू ई, और इसका बन जाएगा टोटल एरिया कैपिटल ए, और ये बन जाएगा दैट इज क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। इक्वल को फॉलो करेंगे बस, इक्वल इक्वल इक्वल, यही तो मैजिक क्रिएट करने वाला है, तो पूरा सिस्टमैटिक आपको चीजें नजर आएंगी। अब अगर आपका एक पेज खत्म हो जाता है, जैसे मेरे लिए मेरा व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया ना गाइस, एक पेज अगर आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल डिक्टो स्टार्ट करेंगे, मैं यहां पे करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, लेट्स सी ये मेरा नेक्स्ट पेज है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, तो मैं यहां से लिख लूंगा 2e a इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। कर लिया बच्चों, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखना। नाउ अब लिखना फ्रॉम कहां से, इक्वल के नीचे इक्वल, ध्यान रखना। नाउ फ्रॉम, आपको पता है चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एरिया, कितने एरिया में वो चार्ज इनक्लोज्ड है, इसका एरिया हमने माना है लेट्स सी ए कोई, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी है, दैट इज समथिंग यू हैव टू राइट इन दिस वे, राइट, और यहां से चार्ज इनक्लोज्ड आपका आ जाएगा, यानी क्यू इनक्लोज्ड आपका सिग्मा इंटू ए आएगा। फिर आपने लिखना है नाउ पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, बस हो गया। थोड़ा सा उसको दिखा दो भाई, लिख के दिखा दो ना भाई, इक्वल के नीचे इक्वल चलना चाहिए। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों पुट करोगे तो 2e a इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड की जगह सिग्मा ए लिखोगे आप, तो सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से ये बच्चों कैंसिल, और ई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, सिग्मा 2 नीचे आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, हैंड्स प्रूव्ड। ये प्रूव करना है, ये डिराइव करना है बच्चों। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो मैं यहां लिख देता हूं, वेक्टर में इसको आप लिख सकते हो। अगर लिखना चाहोगे चॉइस आपकी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप लिख देना, जो कि एक यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है आपको सरफेस, ये एक यूनिट वेक्टर होता है, ये वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो। लेकिन दिस इज द वे कि आपने कैसे डिराइव करना है। बस आप फॉलो करेंगे कि इक्वल के नीचे बिल्कुल इक्वल चलना चाहिए, पूरा पेज आपका बेस्ट वे में होगा। आपकी राइटिंग मेरे से बेस्ट होगी, मेरे को पता है, ठीक है, आपकी राइटिंग मेरे से बेस्ट होगी, डोंट वरी। बस इक्वल को फॉलो करना है, इक्वल को फॉलो करना है, उसको मजा आएगा। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, डेरिवेशन करने का तरीका उसको इतना ऑसम लगेगा। अभी मेरे पास इतना स्पेस है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, बेस्ट वे में डायग्राम बन गया, फिर गॉस लॉ हमने अप्लाई कर दिया, फिर इक्वल इक्वल इक्वल, उसको सब कुछ नजर आ रहा है, वो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। वो कंफ्यूज नहीं होगा आपके सॉल्यूशन से भाई, इसलिए वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा ना कि कंफ्यूज होगा। और उसको इन्फ्लुएंस करना, बेस्ट मार्क्स लेके आने हैं, और दूसरे बच्चों से डिफरेंट तरीके से लिख के आओगे तभी तो डिफरेंट मार्क्स आएंगे ना। पढ़ के तो सब वैसे ही जा रहे हैं ना, लिख के भी सब वैसे ही आएंगे ना भाई, कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। बोर्ड एग्जाम में इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइट योर आंसर गाइस, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमें आता है उसको बेस्ट वे में आप कैसे
लिख सकते हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये समझ में आ गया, इसकी प्रैक्टिस करो, 3-4 दिन आपके पास है। धुरंधर तरीके से जो भी लास्ट रिवीजन आप करने वाले हो ना, डेरिवेशन का, न्यूमेरिकल का, इस तरीके से करना। अब रफ कॉपी एक और भर डालो, है ना, बेस्ट मार्क्स आएंगे आपके, ड्रीम मार्क्स आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, सो ये मेरी प्लानिंग थी कि यार मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे पास ही ना रह जाए, बच्चों के पास जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये ही तरीके होते हैं, बेस्ट तरीके से टॉपर सीक्रेट जो होते हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे क्यों आ जाते हैं, ठीक है, जबकि वो वैसे ही थे जैसे हम थे, लेकिन उनका लिखने का तरीका उस समय जो किसी को नहीं बताएंगे, आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखा दिया है। प्रैक्टिस करना, 10-12 डेरिवेशन जब खुद से इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे, सारे करने की जरूरत नहीं है, आपने तो इस तरीके को अडॉप्ट करना है, तो आप धुरंधर बनोगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप बोर्ड एग्जाम में बेस्ट विद कॉन्फिडेंस जाएं, कंप्लीट रिवीजन के साथ जाएं, आपका बेस्ट स्कोर रहने वाला है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखने का तरीका भी आपको बता दिया। बाकी मिलूंगा आपको जस्ट बिफोर 1 डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपको कुछ सजेशन जरूर दूंगा कि अपने आप को किस तरीके से, अपने मेंटल जो लेवल होता है हमारा, अपना कॉन्फिडेंस, उसको किस तरीके से बनाए रखना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, और किस तरीके से आपने स्टार्टिंग करनी है अपने एग्जाम में अपने आंसर रखते हुए, और कौन कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट और कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं, और दुआ करूंगा आप स्वस्थ रहें, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहें और फिट रहें एक तरीके से, और अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें, और डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहें, नेगेटिव बातों से एकदम दूर रहें, अपने आप को संभाल कर रखिए बच्चों। ऑल द बेस्ट।